हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समावयव लिखिए। यहाँ पे आपका सूत्र दिया है C4H9Br। इस सूत्र से जितने भी समावयव यौगिक बन सकते हैं उनको आपको लिखना है। देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। C4H9Br के 5 समावयव होते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र से आप 5 समावयव लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं पांचों, ध्यान दीजिए। पहला होगा आपका 1-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। पहला होगा आपका 1-ब्रोमोब्यूटेन जो C4H9Br से बनेगा, CH3 CH2 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 Br। दूसरा होगा आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। 2-ब्रोमोब्यूटेन का 2 रूप बनेगा, एक D रूप और एक L रूप। 2-ब्रोमोब्यूटेन का 2 रूप होगा, एक D रूप और एक L रूप। यहाँ देखें ध्यान से, CH3 CH2 CHBr, CH3 एक होगा आपका CH3 CHBr CH2 CH3। इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर है, ब्रोमीन इधर है, और इसमें आप देख रहे हैं ब्रोमीन इधर है और हाइड्रोजन इधर है। यह D और L रूप हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन के, ठीक है। तो 2 यह हो गया आपका, और एक 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो 3 हो गए। चौथा देखें ध्यान से, एक आपका यह बनेगा 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन बनेगा आपका, ठीक है। CH3 CH3 CH2 Br, यह एक आइसोमर बनेगा आपका 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन। और एक लास्ट में आपका यह बनेगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर है आपका CH3C CH3 Br, ठीक है। 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन। तो C4H9Br से 5 समावयव बनेंगे, ठीक है। पहला आपका समावयव होगा 1-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। दूसरा होगा आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन में 2 होंगे, एक D होंगे और एक L होगा, ठीक है। एक D होगा और एक L होगा, इस तरह टोटल 3 हो गए। और एक आपका 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन होगा, और यह होगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से टोटल C4H9Br के कितने समावयव होंगे? 5 समावयव होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, निम्नलिखित से 1-आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने के समीकरण दीजिए, ठीक है। तो आपको 1-आयोडोब्यूटेन बताना है, किससे? 1-ब्यूटेनॉल से। कैसे आप 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन प्राप्त करेंगे? 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आयोडोब्यूटेन और ब्यूट-1-इन से 1-आयोडोब्यूटेन बनाना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, एक एक ध्यान से देखें। यह है आपका पहला 1-ब्यूटेनॉल, ठीक है। 1-आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखें। ये आपका 1-ब्यूटेनॉल है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आप क्रिया कराएंगे तो आपका 1-आयोडोब्यूटेन बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन आप बना सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करा के, ठीक है। यह हो गया। दूसरा कह रहा है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना है। ध्यान से देखें, यह आपका 1-क्लोरोब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 Cl, ये 1-क्लोरोब्यूटेन है। इसका जब हम सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, ठीक है, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन की उपस्थिति में, तो 1-आयोडोब्यूटेन आपका प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा था आपका ब्यूट-1-इन, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया कराएंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो यह ब्रोमीन जो है वह CH2 से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन CH से जुड़ जाएगा, तो यह आपका 1-ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि 1-आयोडोब्यूटेन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो 1-ब्यूटेनॉल से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, जिससे 1-आयोडोब्यूटेन बनेगा और जल बनेगा। उसके बाद आपने देखा कि ये आपका 1-क्लोरोब्यूटेन है, सोडियम आयोडाइड क्रिया कराएं मेथिल अल्कोहल एसीटोन से, जिससे आपको 1-आयोडोब्यूटेन प्राप्त हुआ, NaCl प्राप्त हुआ।
उसके बाद आप देखा ब्यूटेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया किया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एक और तरीका है देखें 1 आयोडोब्यूटेन बनाने का। ये आपका ब्यूटेन से, यह ब्यूटेन है, इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, 1 आयोडोब्यूटेन का आप क्रिया कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड और मेथिल अल्कोहल से, तो आपको बनेगा 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, ये 2 तरीके थे 1 आयोडोब्यूटेन बनाने का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं? उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो आपको उभयदंती नाभिक रागी के बारे में बताना है और इसका एक एग्जाम्पल बताना है। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, उभयदंती नाभिक रागी। उभयदंती नाभिक रागी वे अभिकर्मक होते हैं जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, जैसे साइनाइड। ठीक है, तो उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं? उभयदंती नाभिक रागी वे अभिकर्मक होते हैं जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, जैसे साइनाइड। ठीक है, साइनाइड जैसे समूह दोनों ओर से, अर्थात कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी आक्रमण करते हैं। ठीक है, वास्तव में साइनाइड 2 संकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, साइनाइड जो है वो 2 संकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं और इस तरह से। तो यहाँ पे कार्बन से अटैक कर सकता है। ठीक है, कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। यह 2 रूपों में साइनाइड 2 संकरण अवस्था दिखाता है। अतः साइनाइड 2 प्रकार के नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक हाइड्रोक्साइड के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक जो होगा हाइड्रोक्साइड के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। ये आपको बताना है कि CH3Br अथवा CH3I, इसमें से कौन जो है हाइड्रोक्साइड के साथ जो है SN2 अभिक्रिया में तेजी से अभिक्रिया करेगा। दूसरा दिया है CH3CCl अथवा CH3Cl, इसमें कौन करेगा? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका साइनाइड कंप्लीट हो गया था, जिसमें अगर कार्बन अटैक करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। कार्बन परमाणु के माध्यम से आक्रमण के कारण एल्किल साइनाइड बनता है और नाइट्रोजन परमाणु के आक्रमण के फलस्वरूप आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, तो उसमें जो है मेथिल आयोडाइड जो है CH3I, वह तीव्रता से क्रिया करेगा। ठीक है, CH3I जो है वो तीव्रता से क्रिया करेगा, CH3Br अथवा CH3I, इसमें से कौन जो है हाइड्रोक्साइड के साथ SN2 अभिक्रिया तीव्रता से दिखाएगा? ठीक है ना, तो CH3Br अथवा CH3I में CH3I जो है यह हाइड्रोक्साइड के साथ तेजी से SN2 अभिक्रिया दिखाएगा। ठीक है, CH3I तीव्रता से अभिक्रिया करेगा क्योंकि CI बंध की बंध विभेदन एंथैल्पी CBr बंध से कम है। ठीक है, तो रीजन आपने जाना कि जो C कार्बन और आयोडीन बंध की जो बंध विभेदन एंथैल्पी होती है वह कार्बन ब्रोमीन बंध से कम होती है। ठीक है ना, कार्बन ब्रोमीन बंध से कम होती है, इसीलिए कार्बन आयोडीन बंध जो है अर्थात CH3I जो है तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, दूसरा CH3Cl तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। CH3CCl दिया गया था और CH3Cl था, तो कौन तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? तो CH3Cl जो है वह तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें CH3CCl की तुलना में त्रिविम बाधा कम है। ठीक है, इसमें CH3CCl में इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें अटैक करने की संभावना कम होगी क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा होगा, इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, इसलिए जो है यह स्लो रिएक्शन करेगा किसकी तुलना में? CH3Cl की तुलना में। तो CH3Cl जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, से तेजी से अभिक्रिया करेगा और SN2 अभिक्रिया देगा, और यह CH3CCl यह ठीक है स्लो देगा। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा होती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहैलोजनन
के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी? ठीक है, तो ये आपका निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा हाइड्रोहैलोजनन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए और इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी? ठीक है, पहला है आपका 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका आपको क्या कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एथेनॉल में हाइड्रोहैलोजनन करना है। चलिए देखते हैं, आइए देखें। पहला ध्यान दीजिए, पहला है 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन के पास जो है 2 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन का यहाँ फिगर बना हुआ है, आप देखें यह साइक्लोहेक्सेन है जिस पर यह 1 नंबर कार्बन पे 1 ब्रोमीन पे जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे मेथिल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन। जब 2 बीटा हाइड्रोजन है तो क्या होगा? 2 उत्पाद बनेंगे। ठीक है, 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन में 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा हाइड्रोजन परमाणु रखता है, अतः 2 उत्पाद बनेंगे। देखें ध्यान से, ये आपका 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं, एक आपका कंपाउंड यह बनेगा और एक यह बनेगा। एक बनेगा मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन जो कम मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में होगा, मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जो कम मात्रा में होगा, जबकि 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन जो है ये मुख्य होगा, यह अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन जो अधिक मात्रा में होगा और मुख्य होगा। ठीक है, दूसरा है आपका 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन। ध्यान दीजिए, ये आपका 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन है। ठीक है, इसका जब रिएक्शन कराएंगे एथिल अल्कोहल में तो आपका बनेगा 2-मेथिल ब्यूट 1-इन, 2-मेथिल ब्यूट 1-इन जो कम मात्रा में बनेगा, अल्प मात्रा में, और बनेगा 2-मेथिल ब्यूट 2-इन जो मुख्य होगा। 2-मेथिल ब्यूट 2-इन जो ये बना है कंपाउंड, यह मुख्य होगा आपका। ठीक है, तो जब 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन की अभिक्रिया एथेनॉल की उपस्थिति में C2H5ONA की उपस्थिति में कराएंगे तो आप क्या बनेगा? 2-मेथिल ब्यूट 1-इन जो कम मात्रा में बनेगा, और 2-मेथिल ब्यूट 2-इन जो है वह मुख्य होगा और ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, अब है आपका थर्ड जो है तीसरा 3-ब्रोमो 2,2,3 ट्राईमेथिल पेंटेन। ठीक है, यह था आपका 3-ब्रोमो 2,2,3 ट्राईमेथिल पेंटेन। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक कंपाउंड बनेगा 3,4,4 ट्राईमेथिल पेंट 2-इन, यह मुख्य होगा, मेन होगा। ठीक है ना, यह आपका मेन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एक अल्प मात्रा में बनेगा। ठीक है, 2-एथिल-3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1-इन जो अल्प मात्रा में बनेगा। यह आपका है 2-एथिल-3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1-इन है जो यह कम मात्रा में बनेगा, और ज़्यादा मात्रा में आपका बनेगा 3,4,4 ट्राईमेथिल पेंट 2-इन। यह कंपाउंड आपका जो है ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा हाइड्रोहैलोजन फलस्वरूप ठीक है बनने वाली सभी एल्कीनो संरचना को लिखिए और इनमें से कौन मुख्य था। ठीक है, इन तीनों को कंप्लीट कर लिए। उसके बाद है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन है आपका एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। ठीक है, उसके बाद एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। आइए देखते हैं कुछ कन्वर्जन को, देखिए ध्यान से। एथेनॉल से आपको ब्यूट 1 आयन बनाना है, तो यह आपका एथेनॉल है। ठीक है, इसका सल्फोनिल क्लोराइड पिरिडीन की पश्चिम क्रिया कराएंगे तो आपको क्लोरोएथेन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरोएथेन बनेगा, फिर इसका CH3Na से क्रिया होगा, आपका NaCl अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा ब्यूट 1 आयन। ठीक है, जब हम एथेनॉल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका ब्यूट 1 आयन बनता है। यह जो आपका CH3Na है यह कैसे बनता है, इसके लिए आप देखें ध्यान से। यह आपका एथिलीन है। इसकी क्रिया आप NaNH2 से कराते हैं द्रव अमोनिया में 196 केल्विन पे
तो आपका CH बनता है और अमोनिया बनता है। यह CH जो है यहाँ पर दिया गया है। तो एथेनॉल का pyridine और सल्फोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने से ब्यूटेन आयन बनता है। नेक्स्ट दिया है आपका ठीक है, एथेन से आपको बना था ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये आपका एथेन है, इसका जो है ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 520 या 670 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये आपका ब्रोमो एथेन बनेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। फिर आपका नेक्स्ट है प्रोपीन से 1 प्रोपेन कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन का आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे पराक्साइड की उपस्थिति में, जिससे आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ठीक है ना, Br जो है इससे जुड़ जाएगा और H इससे जुड़ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे जिससे, ठीक है, यह सिल्वर जो है Br को लेकर अलग हो जाएगा, यह नाइट्रेट यहाँ जुड़ जाएगा, आपको 1 नाइट्रो प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट है टालवीन से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखें, यह टालवीन है, इसको क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक है, एक Cl जो है जुड़ जाएगा, इस तरह से बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा आपका। इस बेंजिल क्लोराइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन से क्रिया कराएंगे जिससे बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, तो टालवीन का क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म करने से बेंजिल क्लोराइड बनेगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन से रिएक्शन कराने पर बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, यह आपका प्रोपीन है, इसका ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, यह कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। इसके बाद KOH एल्कोहलिक से क्रिया कराएंगे, इसका प्रोपाइन में चेंज हो जाएगा यह। ठीक है, तो प्रोपीन का ब्रोमीन से क्रिया करने पर 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। उसके बाद इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक से क्रिया कराएंगे, आपका प्रोपाइन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखें, यह आपका एथेनॉल है, इसका सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे जिससे आपका एथिल क्लोराइड बनेगा। उसके बाद Hg2F2 से क्रिया कराएंगे, आपका CH3CH2F बन जाएगा, एथिल फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यह था आपका। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोमेथेन से आपको बनाना है प्रोपेनोन। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यह आपका देखें ब्रोमोमेथेन है, इसका पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक से क्रिया कराएंगे, यह आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मेथिल साइनाइड बनेगा जिसे एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, एसिटोनाइट्राइल कहते हैं। इस एसिटोनाइट्राइल का क्रिया RMgX अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, CH3Mgr CH3Mg Br और ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, यह आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है, ठीक है, अम्लीयकरण करेंगे H2OH+ आयन की उपस्थिति में, जिससे आपका प्रोपेनोन प्राप्त हो जाएगा, CH3CO CH3। ठीक है, तो ब्रोमोमेथेन का पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक से क्रिया कराएंगे जिससे एसिटोनाइट्राइल बनेगा। उसके बाद जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, फिर अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराएंगे जिससे प्रोपोनेन को बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्यूटवनिन। ब्यूटवनिन से आपको बनाना है ब्यूटुइन, तो ये आपका ब्यूटवनिन है, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। उसके बाद एल्कोहलिक की वजह से क्रिया कराएंगे तो ब्यूटुइन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन आपको बनाना है। ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसका सोडियम से क्रिया कराएंगे अर्थात शुष्क ईथर, जिसे वुड्स क्रिया करते हैं, वुड्स क्रिया कराएंगे अर्थात 1 क्लोरोब्यूटेन का सोडियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे आपका नॉर्मल ऑक्टेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे वुड्स क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजीन से बाइफेनिल आपको बनाना है, तो ये आपका बेंजीन है। ठीक है, इसका ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे FeBr3 की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन बनेगा। ब्रोमो बेंजीन बनने के बाद आपका फीटिंग अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में फीटिंग अभिक्रिया, जिससे आपका बाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है बाइफेनिल बना सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, समझाइए क्यों। ठीक है ना,
क्यों ऐसा होता है? पहला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है ये आपको बताना है कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है, क्यों? देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर से इसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझें। हाँ, यह आपका क्लोरोबेंजीन है और यह आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। तो इसमें आप देखें यहाँ से कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका संकरण जो है sp2 है, यह sp2 संकरित कार्बन है इसमें क्लोरोबेंजीन में, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में, ठीक है, कार्बन का संकरण sp3 है। यहाँ पे आप संकरण देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन और क्लोरीन बंध में कार्बन की sp2 संकरण अवस्था है, ठीक है, जहाँ पर कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक है क्योंकि यश लक्षण अधिक है, जबकि यहाँ पर यश लक्षण कम है तो यह कम विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, इसीलिए क्लोरोबेंजीन जो है कार्बन Cl बंध की ध्रुवता अधिक होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में। ठीक है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध की ध्रुवता कम होती है, इसी कारण जो है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम होता है। ठीक है, तो रीजन आप ध्यान से देख लें, क्या रीजन है? क्लोरोबेंजीन में उपस्थित CCl बंध में कार्बन की sp2 संकरण अवस्था होती है। ठीक है, जिसके कारण कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक यश लक्षण पाया जाता है इसीलिए, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में, ठीक है, CCl बंध में कार्बन की sp3 अवस्था होती है, के कारण कार्बन बंध कम विद्युत ऋणात्मक होता है क्योंकि कम यश लक्षण होता है। अतः क्लोरोबेंजीन में CCl बंध की ध्रुवता साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में CCl बंध से कम होती है। ठीक है ना? तो क्लोरोबेंजीन में क्या होती है? ध्रुवता क्या होती है? कम होती है, किसकी तुलना में? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में। इसी कारण जो है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम होता है। क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की विद्युत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, और यहाँ पर विद्युत कम होती है, इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, वे भी जल में अमिश्रणीय है। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वे ध्रुवीय होते हैं, लेकिन फिर भी ये जल में नहीं घुलते हैं, ऐसा क्यों है? ध्यान से देखें इसका रीजन। एल्किल हैलाइड के अणु जो हैं जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो एल्किल हैलाइड हैं वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, तथा इनमें जल के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराणविक हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने की क्षमता भी नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड के अणुओं में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है, तथा जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है अंतराणविक, उसको भी तोड़ने की क्षमता इनके पास नहीं होती है। इसी कारण ध्रुवीय होते हुए भी एल्किल हैलाइड जल में अमिश्रणीय या अविलेय होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय होते हुए भी एल्किल हैलाइड जो है जल में नहीं घुलते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड के अणु जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, और न ही जल के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराणविक हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की क्षमता इनमें होती है। ठीक है, इस कारण जो है यह ध्रुवीय होते हुए भी एल्किल हैलाइड जल में अमिश्रणीय या अविलेय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, विज्ञान अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान अभिकर्मक विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए, इसका क्या कारण है? तो ध्यान दीजिए। विज्ञान अभिकर्मक अर्थात RMgX अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है। जो विज्ञान अभिकर्मक होता है RMgX वो अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है, तथा प्रोटॉन के किसी भी स्रोत से क्रिया कर हाइड्रोकार्बन देता है। प्रोटॉन के किसी भी स्रोत से यह तुरंत रिएक्शन करेगा और हाइड्रोकार्बन देता है। अतः यह जल द्वारा आसानी से अवघटित हो जाता है तथा एल्केन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर इसको जल मिलेगा तो यह आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और एल्केन उत्पन्न करेगा। कैसे? RMgX + H2 वो बनेगा RH + MgXOH। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जल की उपस्थिति में विज्ञान अभिकर्मक तुरंत रिएक्शन कर रहा है और एल्केन बना रहा है। ठीक है, इसी कारण जो है विज्ञान अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए।
विनार विक्रमक आपको बनाना है तो निर्जलीय अवस्थाओं में इसको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर जल होगा तो विनार विक्रमक तुरंत जो है रिएक्शन करके एल्केन बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रयाण 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म का उपयोग कीजिए। ठीक है, इसको आप बुक से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व किया जाएगा, तब तक आप इसको रिवीजन करें। थैंक यू।